वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज का ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री के लेटेस्ट सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे विद सोल्यूशन। सो ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर के लेटेस्ट पैटर्न को भी जानोगे, साथ ही आपको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ भी जानोगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना एंड एक भी पार्ट स्किप मत करना। और हाँ, अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को समझना है या फिर चैप्टर के वन शॉट वीडियो को देखना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सो अगर आपको इन सारे वीडियोस को देखना है देन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स फाइनली start our today's video. So this is the latest sample paper of class 11 history for the students of the academic year of 2022 and 23. सो टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा। सो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों को नहीं पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को फटाक से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। सो आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे, A, B, C, D एंड E एंड टोटल आप लोगों के 34 क्वेश्चन आएंगे एंड हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि आप लोगों का क्लास 11 का एग्जाम कोई बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, आप लोगों का क्लास 11 का एग्जाम अपने अपने स्कूल में होगा एंड क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के स्कूल में ही बनाया जाएगा। सो हो सकता है कि क्वेश्चन के नंबर में कुछ डिफरेंसेस हो, बट ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। सो इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक, यानी कि टोटल आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 3 मार्क्स ईच। सो स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को कितना ज्यादा लंबा लिखना चाहिए। सो आपका जो आंसर रहेगा वो 60 to 80 वर्ड्स के लिमिट के अंदर में ही आना चाहिए, यानी कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी कि टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 8 मार्क्स ईच। सो यही सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग वाला सेक्शन है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितना ज्यादा लंबा लिखना है, सो आपका जो आंसर रहेगा वो 300 से लेकर 350 वर्ड्स के लिमिट के अंदर में ही आना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ना आपका जो सेक्शन डी है, सो सेक्शन डी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, यानी कि टोटल आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को 3 सब क्वेश्चंस मिलेगा एंड टोटल आप लोगों का जो मार्क्स होगा हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का वो रहेगा 4 मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल आप लोगों को 12 मार्क्स मिलेगा। एंड आप लोगों का लास्ट सेक्शन ई में आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसका मार्क्स होगा 5 मार्क्स एंड आप लोगों को मैप अपने आंसर बुक में ही मिल जाएगा। सो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। सो आपके क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दे के रखा है, यानी कि 34 क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बट हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइसेस मिलेगा। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्ट। सो ऐसे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिला है, सो उस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो विद दिस मैंने आप लोगों के लेटेस्ट सैंपल पेपर के पैटर्न को, फॉर्मेट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। सो नाउ अब हम फाइनली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला है आपका सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन ऑस्ट्रेलियन राइटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको ऑस्ट्रेलियन राइटर को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला पॉइंट है अ चैंपियन ऑफ द राइट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अब ऑरिजिन्स एंड सेकंड पॉइंट है रोड मेनी मूविंग पोएम्स अबाउट द लॉस क्रिएटेड
by keeping the white people and the natives apart. So पहला क्वेश्चन देख के ही आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है, किस चैप्टर का है. सो ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के 10th चैप्टर का है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने पेज नंबर 229 में मिलेगा. सो सबसे पहले हम लोग एक बार ऑप्शंस को चेक करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर को बताऊंगी. सो पहला ऑप्शन है हेनरी रेनॉल्ड, दूसरा ऑप्शन है जूडिथ राइट, तीसरा ऑप्शन है जेम्स कुक एंड लास्ट ऑप्शन है W.E.H. स्टेनर. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, which is Judith Wright. Now our next question is question number 2. In which of the following animal was not domesticated in Mesopotamia? So इन सारे एनिमल्स में से कौन से एनिमल्स को मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग डोमेस्टिकेट नहीं किया करते थे? सो पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, दूसरा ऑप्शन है गोट, तीसरा ऑप्शन है काउ एंड चौथा ऑप्शन है शिप. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज काउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है एंड उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको 1 को डी के साथ मैच करना है. 1516 में थॉमस मोर ने यूटोपिया को पब्लिश किया था एंड आपको 2 को ए के साथ मैच करना है, यानी कि 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसीस को लिखा था. 3 को आपको बी के साथ मैच करना है, यानी कि 1522 में लूथर ने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया था. एंड 4 को आपको सी के साथ मैच करना है, यानी कि 1525 में पीजन्स अपराइजिंग हुआ था जर्मनी में. Now our next question is question number 4. जापान is situated in the. So जापान कौन से ओशियन में सिचुएटेड है? सो पहला ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, दूसरा है इंडियन ओशियन, तीसरा ऑप्शन है एंटार्क्टिक ओशियन एंड लास्ट ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज पैसिफिक ओशियन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सो इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एम्पायर का इमेज है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज पार्ट ऑफ अ कोलोसल स्टैचू ऑफ एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन 1313 सेंचुरी. यानी कि ये जो स्टैचू है ये बेसिकली एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन के बड़े से स्टैचू का एक छोटा सा पार्ट है. सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट. Now our next question is question number 6. Which is the main crop of Japan? जापान का इंपॉर्टेंट या फिर मेन क्रॉप कौन सा है? सो पहला ऑप्शन है बोथ राइस एंड व्हीट, दूसरा है राइस, तीसरा ऑप्शन है मेज एंड लास्ट ऑप्शन है व्हीट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. रोमन एम्पायर रिमेन द रिपब्लिक टिल. सो रोमन एम्पायर किस टाइम पीरियड तक रिपब्लिक था? सो पहला ऑप्शन है 27 BC, दूसरा ऑप्शन है 527 BC, तीसरा ऑप्शन है 512 BC एंड लास्ट ऑप्शन है 27th सेंचुरी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 27 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वर्ल्ड वॉर 2 came to an end with the surrender of. सो वर्ल्ड वॉर 2 किस कंट्री के सरेंडर के साथ खत्म होता है? सो पहला ऑप्शन है रशिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चाइना एंड लास्ट ऑप्शन है जर्मनी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज जापान. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सो यहाँ पे जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, सो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो 4 इवेंट दिया गया है इसको आपको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. जिस टाइम पीरियड में ये सारे इवेंट्स हुए थे सो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1, 3, 4 एंड 2. यानी कि सबसे जो पहला पॉइंट है ग्रिगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस बाय पोप ग्रिगोरी 18. सो ये सबसे पहले ऑर्डर में आ जाएगा क्योंकि ये हुआ था 1582 में. सेकंड आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, विलियम हार्वी लिंक्स द हार्ट विद ब्लड सर्कुलेशन. ये उन्होंने किया था 1628 में. एंड नाउ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, एकेडमी ऑफ साइंस सेटअप इन पेरिस. ये हुआ था 1673 में. एंड आपका जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आइजैक न्यूटन्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश एंड ये हुआ था 1687 में. सो इस तरीके से आपको टाइम के अकॉर्डिंग इन सारे पॉइंट्स को अरेंज करना था. Now our next question is question number 10. So question number 10 में आप लोगों से assertion and reason पूछा गया है. So assertion है each translation however minor required the same written tablet. So ये question basically आप लोगों के second chapter से पूछा गया है writing and city life. So पहला assertion ये पूछा गया है कि basically मेसोपोटामिया में जो कुछ भी translation होता था उसके लिए एक ही written tablet को इस्तेमाल किया जाता था. And इसका reason है once the tablet surface dried sign could not be pressed onto a tablet. यानी कि अगर
अगर एक बार टैबलेट सूख जाता था देन उसके बाद आप उस टैबलेट के ऊपर किसी भी साइन को प्रेस नहीं कर सकते हैं। सो इसका पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड लास्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि एजर्शन गलत है बट इसका रीजनिंग सही है। क्यों गलत है? क्योंकि रीजन में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक बार टैबलेट सूख जाता था देन हम उसके ऊपर कोई भी न्यू साइन को प्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी न्यू वर्ड्स को नहीं लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग कोई भी न्यू वर्ड्स को नहीं लिख सकते हैं देन उसी पर्टिकुलर टैबलेट को हम दोबारा से ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए चाहे छोटा से छोटा ही ट्रांसलेशन क्यों नहीं होता था मेसोपोटामिया में, हर एक ट्रांसलेशन के लिए एक नया टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पुराना जो टैबलेट होता था उस पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए एजर्शन गलत है बट इसका जो रीजनिंग है वो सही है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। सो आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। सो पहले क्या लिखा हुआ है, ऑन प्लेजर लोरेंजो वल्ला, यानी कि ऑन प्लेजर लोरेंजो वल्ला के द्वारा लिखा गया है। एंड दूसरा लिखा हुआ है निकोलो मैकियावेली। सो निकोलो मैकियावेली ने किस चीज को लिखा है? सो पहला ऑप्शन है द प्रिंस, दूसरा ऑप्शन है द रेवोल्यूशनरी बस, तीसरा ऑप्शन है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री एंड लास्ट ऑप्शन है द कोटियर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज द प्रिंस, यानी कि निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस को लिखा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली सही से मैच किया गया है? सो पहला है चंगेज खान फादर जिनका नाम था यसुगाई, दूसरा है चंगेज खान मदर जिनका नाम था बोटे, तीसरा है चंगेज खान वाइफ जिनका नाम था तेमुजीन एंड लास्ट है चंगेज खान ब्लड ब्रदर जिनका नाम था बोगोरचू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को सही से मैच किया गया है, यानी कि चंगेज खान के फादर का नाम यसुगाही था, बाकी सारा गलत है क्योंकि चंगेज खान का मदर का नाम बेसिकली ओलुनिक था, चंगेज खान की वाइफ का नाम बोटे था एंड चंगेज खान का ब्लड ब्रदर का नाम बेसिकली जमुका था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ये असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सो असर्शन लिखा हुआ है टुडे इंग्लैंड हैज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रांस हैज अ मोनार्की, एंड इसका रीजन है द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज टुक डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर द 17th century। सो सेम ऑप्शंस है, पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड लास्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर डी विच इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि एजर्शन गलत है बट इसका रीजनिंग सही है। एजर्शन क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में आज के टाइम पीरियड में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंग्लैंड में आज के टाइम पीरियड में हमें मोनार्की देखने को मिलता है। Now our next question is question number 14. Consider the following statement and select the correct from the following option. So यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखा गया है। So इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? So पहला स्टेटमेंट है आफ्टर 3000 BC the royal capital of Mari flourished. दूसरा स्टेटमेंट है Mari stand not on the southern plain with its highly productive agriculture but much further upstream on the Euphrates. And तीसरा स्टेटमेंट है some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists but most of its territory was used for pasturing sheep and goats. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 2 and 3. सो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 सही है बट स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली 3000 BC के बाद से नहीं बल्कि आफ्टर 2000 BC के बाद से रॉयल कैपिटल मारी फ्लरिश करता है मेसोपोटामिया में। Now our next question is question number 15. When was feudalism abolished in Japan? So जापान में किस टाइम पीरियड के दौरान फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया गया? सो पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा ऑप्शन है 1871, तीसरा ऑप्शन है 1880 एंड लास्ट ऑप्शन है 1890। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 1871। Now our next question is question number 16. Whose rule in Rome is known as Pax Romana? So किस एम्पायर के रूलिंग टाइम पीरियड को रोम में पैक्स रोमाना कहा जाता था? सो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है बट ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बुक में है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी बना देती हूँ। सो पैक्स रोमाना का मतलब होता है रोमन पीस, यानी कि किस
एम्पायर के रूलिंग टाइम पीरियड को बेसिकली पीस के लिए, शांति के लिए याद किया जाता था? सो पहला ऑप्शन है मार्क एंटोनी, दूसरा ऑप्शन है टाइबेरियस, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टेवियन सीजार एंड लास्ट ऑप्शन है जूलियस सीजार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑक्टेवियन सीजार। सो ऑक्टेवियन सीजार बेसिकली अगस्तस को ही कहा गया है। सो अगस्तस के रूलिंग टाइम पीरियड को बेसिकली रोम में पैक्स रोमाना कहा जाता था, यानी कि शांति के लिए याद किया जाता था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पर्शियन हिस्टोरियन? सो इनमें से कौन एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग यानी कि एक बहुत ही अच्छे पर्शियन हिस्टोरियन थे? सो पहला ऑप्शन है जोची, दूसरा ऑप्शन है गजन खान, तीसरा ऑप्शन है जुवैनी एंड लास्ट ऑप्शन है ओगुदई। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज जुवैनी। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, जो कि है नोमैडिक एम्पायर। सो आपके नोमैडिक एम्पायर वाले चैप्टर में पेज नंबर जो 107 है, जिसमें द कैप्चर ऑफ बुखारा के बारे में बता रखा है एक ब्लू कलर के बॉक्स में। सो वहां पे बेसिकली जुवानी के बारे में हमें बता रखा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 18. Monastery of Cluny in Burgundy was stabilized in dash AD. So Burgundy में जो Monastery of Cluny है उसको किस टाइम पीरियड में स्टेबलाइज किया गया था? सो पहला ऑप्शन है 1856, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1080 एंड लास्ट ऑप्शन है 1754। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, Where was War of Independence fought? So War of Independence किस कंट्री में लड़ा गया था? सो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रशिया एंड लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज अमेरिका। सो आप लोगों ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सुना होगा। सो बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज गियोटो? सो गियोटो कौन थे? सो पहला ऑप्शन है हिस्टोरियन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिस्ट, तीसरा ऑप्शन है अ स्कॉलर एंड लास्ट ऑप्शन है ह्यूमनिस्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज आर्टिस्ट। सो गियोटो बेसिकली एक आर्टिस्ट थे। नाउ आवर लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, When was the Treaty of Shimonoseki signed? So Shimonoseki Treaty को किस टाइम पीरियड के दौरान साइन किया गया था? सो पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा ऑप्शन है 1890, तीसरा ऑप्शन है 1893 एंड लास्ट ऑप्शन है 1895। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1895। सो विद दिस हमने आपके सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया, जिसमें टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। सो नाउ अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है। सो इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कितना ज्यादा डीपली पूछा गया है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने चैप्टर को बस ऊपर ऊपर से समझ लिया है, देन ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा है, लाइन बाय लाइन रीड किया है, या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू चैप्टर को समझा है, देन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो नाउ अगर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूं, सो आप लोगों के हिस्ट्री बुक के हर एक चैप्टर में जितना कुछ भी साइड में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, जो ब्लू बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, या फिर जितना भी इमेज है, कुछ भी अगर आपको डेट दिया हुआ रहता है, सो उन सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। इवन इंपॉर्टेंट चीजों को आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि बेसिकली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो उन्हीं सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से ही पूछा जाता है। जैसे कि इस सैंपल पेपर में आप लोगों ने देखा कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा मतलब कि साइड में जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उससे पूछा गया है। सो इमेजेस को आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सारे इमेजेस को एक बार देख लेना है। इमेजेस के नीचे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उन सारे इंफॉर्मेशन को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सो अगर आप चैप्टर्स के साइड वाले इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो नाउ अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सो सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब इन ब्रीफ चाइनाज फिजियोग्राफी, इथेनिक ग्रुप्स एंड लैंग्वेजेस। यानी कि आपको चाइना का फिजियोग्राफी यानी कि फिजिकल फीचर को डिस्क्राइब करना है, साथ ही चाइना के इथेनिक ग्रुप्स को एंड चाइना के लैंग्वेज को डिफाइन करना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई डोंट थिंक कि मुझे आंसर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। सो मैं सारे ही आंसर्स को सिंपली आप लोगों को रीड करके बता दूंगी। सो चाइनाज फिजियोग्राफी, फर्स्ट पॉइंट, China is a vast continental country that spans many climatic zones. And second point, the core is dominated by three major river systems: the Yellow River, the Yangtze River, and the Pearl River. Now next हम ethnic group and language के बारे में बता रखा है। So the dominant ethnic group are the Han and the major language is Chinese. But there are other nationalities such as Uyghur, Hui, Manchu, and Tibetan. And apart from dialects such as Cantonese and Shanghainese, there are other minority languages spoken as well. So question number 22
MCQ में आपको इंटरनल चॉइस मिला है, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कंटिन्यू टू बी अनस्टेबल इन चाइना ऑन 4 मई 1919? सो 4 मई 1919 में चाइना में जो सोशल एंड जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो इतना ज्यादा अनस्टेबल क्यों था? सो लेट्स चेक आउट द आंसर। सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, द सोशल and the political situation continued to be unstable on 4th May 1919. An angry demonstration was held in Beijing to protest against the decision of the post-war peace conference. Second point, despite being an ally of the victorious side led by Britain, China did not get back the territory seized from it. Third point, the protest became a movement. It galvanized a whole generation to attack tradition and to call for saving China through modern science, democracy, and nationalism. Fourth point, revolutionaries called for driving out the foreigners who were controlling the country's resources to remove inequalities and reduce poverty. And the last point, they advocated reforms such as the use of simple language in writing, abolishing the practice of foot binding and the subordination of women, equality in marriage and the economic development to end poverty. So ये आंसर पूरा बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है, बट आपको किस तरीके से आंसर्स को लिखना है? सो बेसिकली बुक में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है और अपने वर्ड्स में आप लोगों को आंसर को लिखना है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। What virtues were equally necessary for both men and women as per Castiglione? So Castiglione के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से गुण होते हैं जो कि मैन एंड वेमेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं? सो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने चैप्टर के पेज नंबर 162 में मिलेगा। सो पेज नंबर 162 में एक ब्लू कलर के बॉक्स में बेसिकली कैस्टिग्लियन के बारे में लिखा गया है। सो कैस्टिग्लियन बेसिकली एक इटालियन डिप्लोमेट थे एंड रेनेसांस के टाइम पीरियड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर थे एंड इन्होंने एक बुक लिखा था द कोटियर। सो उसी में बेसिकली उन्होंने मैन एंड वुमेन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्च्यूज यानी कि गुणों के बारे में बताया है। सो अब इस क्वेश्चन के आंसर्स को चेक करते हैं। So the answer of question number 23 is the following virtues were equally necessary for men and women as per Castiglione. They are, first point, to seem affectionate, second point, to be naturally graceful, third point, to be naturally well-mannered, fourth point, to be clever and prudent, and the last point, to be neither proud, envious, nor evil-tongued. So now let's move to our next question. Now your next question is question number 24. Why did the monetary system break down in the late Roman Empire? So late Roman Empire में जो monetary system था उसमें हमें breakdown यानी कि उसमें हमें decline क्यों देखने को मिलता है? So let's check out the answer. So the answer is the monetary system break down in the late Roman Empire because Spanish silver mines were exhausted and the government ran out of stock of the metal to support a stable coinage in silver. This also led to the introduction of a new denomination in gold, the solidus. Now your next question is question number 25. What did the Western powers do to counter the aggressive act of Japan, Italy and Germany between 1931 and 1938? So जितने भी वेस्टर्न पावर्स थे यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, सो उन्होंने जापान, इटाली एंड जर्मनी के एग्रेसिव एक्ट को काउंटर करने के लिए क्या किया बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1931 and 1938? So let's check out the answer. So the answer is the fascist power like Germany, Italy and Japan followed a policy of aggressive militarism against other countries between 1931 and 1938. So the first point, in 1931, Japan attacked China and captured Manchuria. England, France and the USA kept mum because they thought that Japan could be used to weaken China and USSR. Second point, in 1935, Italy invaded the 8th League of Nations, condemned Italy's role and imposed economic sanction against her. However, no concrete step was taken to punish Italy. Third point, the fascist forces in Italy and Germany supported General Franco to topple the popular democratic government in Spain, backed by USSR, Britain and France did not intervene. Ultimately, the fascist forces toppled the democracy and General Franco stabilized his dictatorship in 1939. Fourth point is, Germany captured Austria in 1938 and annexed the whole of Czechoslovakia. England and France did nothing to check Germany. The Second War could have been averted if the Western countries had not followed the policy of appeasement. Now let's move to our next question.
So our next question is question number 26. The use of seals played significant role in the development of trade and urbanization in Mesopotamia discussed. So seals के use ने एक बहुत ही important role play किया था मेसोपोटामिया में trade and urbanization के development में. So इसको हमें discuss करना है. So let's check out the answer. So the answer is a number of seals have been excavated from Mesopotamia. These were made of stone and were cylindrical in shape. These seals were fitted with a stick and then rolled over wet clay so that a continuous picture got engraved over it. This work was done by skilled craftsmen. The name of the owner, his god, his official ranks, etc. was also engraved on it. Seals were used by merchants to send their goods from one place to another. Goods were first packed and a seal was put at the head of the pack to ensure its authenticity. In case seals were found tampered with, it meant the bag had been pilfered on the way, otherwise it was safe and secure. Undoubtedly, we can say that the use of seals played a significant role in the growth of urbanization. Our next question is question number 27. State the reason for the breakout of the movement against the Catholic Church. So Catholic Church के against में जो movement हुआ था, so क्या वो reasons थे जिसकी वजह से Catholic Church के against में ये movement हुआ था? So the answer is the movement broke out against the Catholic Church due to the following reason. First point, the Catholics were closely related with the king and power for many centuries. Second point, they preferred a life full of luxury. Third point, their life was completely different from that of common men. Fourth point, the Catholics were regarded more as the representative of king than God, as they had the power of extracting taxes. And the last point, because of such powers, they become unscrupulous, which finally led to agitation and revolt by common men. सो क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखा है. सो दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. सो रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो हुआ था उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सो लेट्स चेक आउट द आंसर. सो द आंसर इज द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स वेर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, to check religious absolutism and limitless right of the Pope and other religious leaders. Second point, to improve the moral life of the Pope and other religious leaders. Third point, to remove corruption spread in the church and divert the attention of religious leaders to spirituality. Fourth point, to emphasize the stabilization of a natural church. Fifth point, to make common people depend on God than the Pope for the attainment of salvation. And the last point, to give religious freedom to every man. In spite of all these objectives, it can be said that this movement was basically launched to abolish the ancient conservatism of Europe. So with this आपके सारे short answer type questions complete होते हैं with solution. So section C, D and E हम अपने next video में discuss करेंगे क्योंकि ये video already बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है. So next part मैं बहुत ही जल्द upload कर दूंगी. So अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे channel को subscribe नहीं किया है then please कर दीजिए. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. सो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.